हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एन नर्सिंग क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था बर्न के रिगार्डिंग। इंटीग्यूमेट्री जो सिस्टम है स्किन के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। स्किन का जो एनाटमी है उसके बारे में हमने स्टडी किया है, साथ साथ में बर्न के बारे में स्टडी किया है, जो बर्न सोर्सेज हैं उनके बारे में स्टडी किया था। उसके अलावा जो बर्न का क्लासिफिकेशन था वो हमने स्टडी किया था, ठीक है, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू डेप्थ हमने बात कर ली थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिग्री भी हमने बर्न के क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी, ठीक है। आज के जो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो उसके थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ बर्न, ठीक है ना। बर्न की जो सीवियरिटी है उसके हिसाब से आज हम बर्न का क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी इसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। 3 टाइप्स में बर्न का क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहले आने वाले है वो हमारा जो माइल्ड बर्न होने वाला है, ठीक है, माइल्ड बर्न, ठीक है। वहीं हमारा जो दूसरा है वो आपका मॉडरेट बर्न देखने को मिलने वाला है, मॉडरेट बर्न, ठीक है। वहीं इसका थर्ड पार्ट आपका सीवियर बर्न कहलाने वाला है, ठीक है, सीवियर बर्न, ठीक है। देखिए ये जो सीवियरिटी है बर्न की, ठीक है, ये जो बर्न का जो सीवियरिटी है वो असेस किया जाता है आपका अकॉर्डिंग टू डेप्थ। जो हमने बात की थी, जो हमारा जो स्किन है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, समझ लो। स्किन की जो लेयर है, ठीक है, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उस बर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सीवियरिटी को असेस करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने डिग्री पढ़ा बर्न का क्लासिफिकेशन, डिग्री में हमने बात की फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर आपका माइल्ड बर्न अगर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप बोलने वाले हो यहाँ पे कितना, फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंड जो सेकंड डिग्री रहने वाला है बर्न का, ठीक है, उसमें अगर लेस देन 10% आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया अगर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेस देन 10% अगर आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया अगर इन्वॉल्व हो रहा है, उस सिचुएशन में आप उस बर्न की कंडीशन को माइल्ड बर्न बोलने वाले हो, ठीक है। उस सिचुएशन में आप उस बर्न की कंडीशन को माइल्ड बर्न बोलने वाले हो, और वो कंडीशन आपकी देखने को मिलने वाली है फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री में। जो हमने बात की थी फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री की, कि फर्स्ट एंड जो सेकंड डिग्री है उसमें देखने को मिलता है फर्स्ट डिग्री में आपका एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रखा है, ठीक है। एपिडर्मिस की जो सब लेयर हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सेकंड डिग्री बर्न है उसमें हमने बोला कि आपकी कंप्लीट तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई है, उसके साथ साथ में कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ डर्मिस आल्सो इन्वॉल्व इन दिस सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं माइल्ड बर्न की, कि माइल्ड बर्न में अगर आपका कंप्लीट एपिडर्मिस और आपका कंप्लीट कुछ पार्ट आपका डर्मिस का अगर इन्वॉल्व हुआ है, और टोटल लेस देन 10% आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया अगर इन्वॉल्व हो रहा है, उस सिचुएशन में आप उस बर्न को माइल्ड बर्न बोलने वाले हो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं मॉडरेट बर्न की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 to 20% आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया देखने को मिलने वाला है फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न में। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न में जो आपका 10 to 20% आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया देखने को मिलने वाला। अगर मैं सीवियर बर्न की बात करूं, यहाँ पे सीवियर बर्न में आपका मोर देन 20% अगर बर्न अगर हो गया है आपकी बॉडी में, ठीक है, मोर देन 20% आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया अगर देखने को मिल रहा है, तो वो आपका जो बर्न है वो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी आपका मोस्ट सीवियर बर्न कहलाने वाला है, ठीक है, मोस्ट सीवियर बर्न। ये तो हमने बात की डेप्थ के अकॉर्डिंग की, ठीक है, कितनी डेप्थ में कितनी आपकी स्किन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमारे जो कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपका जो बर्न है उसकी सीवियरिटी को असेस किया जाता है, ठीक है। लाइक दैट अगर एयरवे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा एयरवे अगर इन्वॉल्व हो रहा है बर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, या फिर किसी प्रकार की पल्मोनरी इंजरी हो गई है बर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, या फिर हमारे जेनेटल ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो हमारा बर्न है उसको हम काउंट करने वाले हैं, ऑलवेज कंसिडर्ड हम किस में करवाने वाले हैं, सीवियर बर्न में, समझ रहे हो।
अगर बॉडी का अगर एयरवे, हमारा जो फेस है, एयरवे है, वो अगर इन्वॉल्व हो गया है, या फिर किसी भी प्रकार का पल्मोनरी इंजरी है, मतलब चेस्ट आपका इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ साथ में अगर जेनिटल ऑर्गन अगर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में जो आपका बर्न है वो ऑलवेज कंसिडर्ड किया जाएगा एज ए सीवियर बर्न, ठीक है ना। उसकी जो सीवियरिटी है वो क्या रहने वाली है, हाई सीवियरिटी रहने वाली है, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये आपका थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं इसकी टोटल बर्न सरफेस एरिया कैसे काउंट करवाते हैं, ठीक है। हम समझ रहे हो टोटल बर्न सरफेस एरिया हमें कैसे काउंट करना है, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल बताए गए हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम बॉडी का टोटल बर्न सरफेस एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। देखिए क्या हो रहा है, TBSA कैलकुलेशन, टोटल बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेशन, ये कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले है आपका रूल ऑफ 9, ठीक है, रूल ऑफ 9, ठीक है, रूल ऑफ 9, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी करी गई है, ठीक है ना, डिस्कवर बाय वेल्से, ठीक है, वेल्से के द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया है, ठीक है। रूल ऑफ 9 को सबसे पहले जो बताया है वो वेल्से के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है। और ये जो मेथड है आपका, ये अडल्ट में आपका इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अडल्ट्स के अंदर टोटल बर्न सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो आपका रूल ऑफ 9 है, और उसको डिस्कवर किया गया है बाय द वेल्से, ठीक है ना, वेल्से के द्वारा इसको असेस किया गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है, वो या तो 9 होगा, ठीक है, वो या तो 9 होगा या फिर 9 के इक्वल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या फिर 9 के इक्वल मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो आपका वेल्से ने जो आपका हेड एंड नेक पार्ट है, ठीक है, हेड एंड नेक पार्ट को उसने 9% में काउंट किया है, ठीक है, 9% में हेड एंड नेक पार्ट को वेल्से ने काउंट किया है टोटल बर्न सरफेस एरिया को, ठीक है। अगर मैं वही बात करूँ अगर एंटीरियर ट्रंक की, ठीक है ना, एंटीरियर ट्रंक, ठीक है ना, एंटीरियर ट्रंक जो आपका रहने वाला है, ठीक है, आपका जो चेस्ट है, आपका जो एब्डोमेन है, ठीक है, तो वो आपका रहने वाला है कितना, 18%, ठीक है ना, कितना रहने वाला है, 18%। वहीं अगर मैं पोस्टीरियर की बात करूँ, पोस्टीरियर ट्रंक की बात करूं तो वो आपका रहने वाला है 18%, ठीक है ना। पोस्टीरियर आपका जो बैक है, आपका जो पोस्टीरियर जो चेस्ट है आपका पीछे से, ठीक है, तो वो आपका 18% रहने वाला, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपका राइट एंड लेफ्ट जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, राइट एंड लेफ्ट जो एक्सट्रीमिटीज़ आपकी रहने वाली हैं वो आपकी रहने वाली हैं 18, कितने रहने वाली है 18, 9%, ठीक है ना, 9 ये परसेंट, ठीक है ना, 9 लेफ्ट और 9 राइट है, ठीक है। वहीं अगर मैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करूँ, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आपकी 1 एक्सट्रीमिटीज इज इक्वल टू 18%, ठीक है ना, 1 एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी इज इक्वल टू 18%, तो आपका 2 एक्सट्रीमिटीज आपका काउंट होने वाला है 36%, कितना जी, 36% आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज काउंट होने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो जेनेटल ऑर्गन है, ठीक है, अडल्ट में जो जेनेटल ऑर्गन है वो आपका काउंट होने वाला है 1%, ठीक है। यहाँ से जो MCQ आने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, यहाँ आपका ये जो रूल ऑफ 9 है, बहुत बार इसके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसका कैलकुलेशन पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, या फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, वो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर इसके जो क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन वो शेयर कर दिए जाएंगे आपसे, आप वहाँ जाकर उन सबको वहाँ पर आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, समझ लो। तो ये आपका रूल ऑफ 9 है अकॉर्डिंग टू वेल्से के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके अलावा रूल ऑफ 5 भी है जो काउंट करवाता है आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया, ठीक है ना। रूल ऑफ 5 की बात करने वाले हम, रूल ऑफ 9 की हमने बात कर ली है, ठीक है। रूल ऑफ 5 की अगर मैं बात करूं, तो जो इसका अर्लियर इसका जो डिस्कवरी किया गया, ठीक है, वो हमारा लिंच एंड ब्रोकर, ठीक है,
लिंच एंड ब्रोकर के द्वारा इसको अर्लियर इसको डिस्कवरी किया गया। और ये जो आपका रूल ऑफ 5 है ये आपका चिल्ड्रंस के अंदर आपका जो टोटल बर्न सरफेस एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया गया। ठीक है, चिल्ड्रंस में, अडल्ट के अंदर आपका रूल ऑफ 9 यूज किया जा रहा है और आपका जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर आपका रूल ऑफ 5 यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है इसको सबसे पहले लिंच एंड ब्रोकर ने इसको डिस्कवर किया था। न्यू गाइडलाइंस में न्यू गाइडलाइंस जो हैं उसके अंदर आपका लून एंड ब्राउडर चार्ट यूज किया जाता है। ठीक है, बच्चों में टोटल बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेशन करने के लिए न्यू गाइडलाइंस में आपका लून एंड ब्राउडर चार्ट का यूज किया जाता है आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया काउंट करवाने के लिए। ठीक है, इसमें आपको जो मिलने वाला है आपका जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपका क्या देखने को मिलने वाला है हमें, देखिए यहाँ पे जो हेड एंड नेक रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो हेड एंड नेक रहने वाला है। ठीक है, आपका जो एंटीरियर ट्रंक रहने वाला है। ठीक है, आपका जो पोस्टीरियर ट्रंक रहने वाला है, आपका जो अपर एक्सट्रीमिटीज रहने वाला है, आपका अपर एक्सट्रीमिटीज, आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो ये आपका इक्वली आपका 20-20 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कितना देखने को मिलने वाला है, 20%। ठीक है, ये भी आपका 20%, ये भी आपका 20%। ठीक है, ये भी आपका 20%। ठीक है, समझ रहे हो, हेड एंड नेक, एंटीरियर ट्रंक हो गया, पोस्टीरियर ट्रंक हो गया, अपर एक्सट्रीमिटीज हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गया। ठीक है, बोथ इक्वल किसके अकॉर्डिंग जी, ये आपका रहने वाला है अकॉर्डिंग टू जो आपका लून एंड जो ब्राउडर है, लिंच और जो ब्रोकर है उसके अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। ठीक है, हेड एंड नेक हो गया। ठीक है, एंटीरियर ट्रंक हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर ट्रंक हो गया आपका। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज हो गई हैं आपकी। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रहने वाले हैं वो आपके क्या रहने वाले हैं, ये जो आपका जो पोस्टीरियर ट्रंक है, दिस आल्सो इन्वॉल्व इन द 20%। ठीक है, तो ऑल आर इक्वल 5। ठीक है ना, 5 के इक्वल आपका सारों का ये देखने का मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं, एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो 0 to 5 ईयर एज ग्रुप के जो चिल्ड्रंस हैं आपके, उनमें ये मेथड आपका यूज किया जाना है। और उसके अंदर आपका देखने को मिलने वाला आपका हेड एंड नेक जो पार्ट है वो 20% देखने को मिलने वाला है, एंटीरियर ट्रंक 20% आपका, पोस्टीरियर ट्रंक आपका 20%। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज आपकी 20%, लोअर एक्सट्रीमिटीज आपका 20% देखने को मिलने वाला है। एज ग्रुप 0 to 5 ईयर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ 5 to 10 ईयर, 5 to 10 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 5 to 10 ईयर में आपके देखने को मिलने वाला है कितना, हेड एंड नेक कितना देखने को मिलने वाला है जी, हेड एंड नेक आपका कितना देखने को मिलने वाला है, हेड एंड नेक जो पार्ट है वो आपका कितना देखने को मिलने वाला है, बताइए। हेड एंड नेक आपका 15% देखने को मिलने वाला है। कितना देखने को मिलने वाला है, 15%। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आपका जो एंटीरियर ट्रंक है वो आपका 17.5% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपका जो एंटीरियर ट्रंक है वो आपका 17.5। ठीक है ना, पोस्टीरियर ट्रंक है वो भी आपका 17.5 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पोस्टीरियर जो ट्रंक है वो भी आपका 17.5 देखने को मिलने वाला है। आपका जो हेड एंड नेक पार्ट है वो भी आपका क्या देखने को मिलने वाला है, क्या देखने को मिलने वाला जी, आपका 15% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं अपर एक्सट्रीमिटीज की, ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटीज आपके 20% देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज जो आपका जो राइट एंड लेफ्ट जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो आपका 20% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वहीं अगर मैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करूं आपका, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज आपका 30% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जो आपका 15 और 15 आपका 30% आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये जो कैलकुलेशन है टोटल बर्न सरफेस एरिया का वो 5 to 10 ईयर के चिल्ड्रंस में देखने को मिलने वाला है हमें। ठीक है, समझ रहे हो, ये बात हो गई हमारी किसकी, रूल ऑफ 5 की। एक और मेथड है जो आपका यूज किया जाता है किसके लिए, टोटल बर्न सरफेस एरिया को कैलकुलेशन करवाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, जो तीसरा मेथड है आपका
वो रहने वाला आपका पाल्मर मेथड। क्या जी? पाल्मर मेथड, ठीक है ना। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है, ठीक है ना, आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्कैटर्ड बर्न पेशेंट, ठीक है ना, ए स्कैटर्ड बर्न पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है ना, ठीक है, स्कैटर्ड बर्न पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, विच मेथड ऑफ टोटल बर्न सरफेस इज यूज्ड फॉर दिस पेशेंट, ठीक है ना, विच मेथड ऑफ टोटल बर्न सरफेस इज यूज्ड फॉर दिस पेशेंट, कौन सा मेथड है जो आपको यूज करना है इस पेशेंट का टोटल बर्न सरफेस एरिया काउंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये कि अगर किसी भी पर्सन में अगर आपको स्कैटर्ड बर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब जो पर्सन है आपका, जो आपका पेशेंट है, उसको जो बर्न हो रहा है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हेड पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपका शोल्डर पे देखने को मिल रहा है, एब्डोपन पे देखने को मिल रहा है, बैक पे देखने को मिल रहा है, बटक पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, लोअर लेग पे देखने को मिल रहा है। तो मतलब स्कैटर्ड अगर बर्न अगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में जो आपका कैलकुलेशन आप करने वाले हो वो हमेशा आपका पाल्मर मेथड से होने वाला है, ठीक है। किससे होने वाला है? पाल्मर मेथड से। देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या है, अप्रोक्सीमेटली ये जो पाल्मर मेथड है इसमें जो आपका पेशेंट रहने वाला है, ठीक है, पेशेंट का जो पाम है उसका साइज पेशेंट का जो पाम है उसका साइज आपका इक्वल मान लिया जाता है, ठीक है, इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1%, ठीक है ना, इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया, ठीक है, समझ रहे हो, जो आपका पर्सन है जिसमें आप टोटल बर्न सरफेस एरिया काउंट करने वाले हो, ठीक है, वो बच्चा हो सकता है, वो अडल्ट हो सकता है, ठीक है, वो लेडीज हो सकती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप अगर ये मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको उस पेशेंट का जो पाम है, ठीक है, उसको आपको यूज करना है, ठीक है, और जहां जहां उसका जो बर्न देखने को मिल रहा है उस पर आपको पाम को रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका जो बर्न सरफेस एरिया है उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ रहे हो। ये आपका रहने वाला है किसमें? पाल्मर मेथड में, ठीक है। तो हमने बात कर लिया है क्लासिफिकेशन का, कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन इसका 3 टाइप से जो क्लासिफिकेशन है उसकी हमने बात कर ली है। और यहाँ पे हमने उसके बाद में जो इसका जो टोटल बर्न सरफेस एरिया का जो कैलकुलेशन है उसके बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। रूल ऑफ 9 का हमने बात किया, रूल ऑफ 5 का हमने बात किया, ठीक है। देखिए एक और आप पढ़ोगे पीडियाट्रिक कंडीशन में, ठीक है, पीडियाट्रिक में, ठीक है, रूल ऑफ 10 पढ़ने वाले हो, ठीक है। रूल ऑफ 10 की भी स्टडी आप पीडियाट्रिक में करने वाले हो, ठीक है। ये जो आपका होने वाला है रूल ऑफ 10 वो आपका क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी है, ठीक है, क्लेफ्ट लिप जो सर्जरी है उसमें आपको ये रूल ऑफ 10 देखने को मिलने वाला है, ठीक है। रूल ऑफ 9 आपका बर्न की कंडीशन में देखने को मिलने वाला है, जबकि रूल ऑफ 10 वो आपका पीडियाट्रिक जो कंडीशन है क्लेफ्ट लिप जो सर्जरी है उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये जो सर्जरी परफॉर्म होती है, ठीक है, क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी है उसको परफॉर्म करने के लिए रूल ऑफ 10 का फॉर्मूला यूज किया जाता है। उसमें मोस्टली क्या होता है जी, जो बेबी जिसका सर्जरी परफॉर्म करना है उसका जो एज है वो आपका 10 वीक ओल्ड आपका वो बेबी होना चाहिए, ठीक है। वहीं उसके साथ साथ में जो आपका बेबी है, ठीक है, उसका जो वेट है वो आपका 10 पाउंड देखने को मिलने वाला चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका जो सर्जरी है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके अलावा जो उसका जो आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो आपका 10 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन देखने को मिलने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रूल ऑफ 10 है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रूल ऑफ 10 कहाँ यूज होता है? क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के दौरान आपको रूल ऑफ 10 का फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें आपको 10-10 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपका जो बेबी है वो आपका 10 वीक ओल्ड होना चाहिए, साथ साथ में उसका वेट 10 पाउंड होना चाहिए और साथ साथ में उसका जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो भी आपका 10 ग्राम देखने को मिलने वाला चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ अब हम बात कर रहे हैं आगे पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? पैथोफिजियोलॉजी की, कि जो बर्न की जो कंडीशन हो रही है, ठीक है, उसका जो पैथोफिजियोलॉजी है उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या हो रहा है, कोई भी हमारी, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो हीट सोर्सेज है, अगर हमारी स्किन
हमारे स्किन के टिश्यू अगर किसी भी हीट सोर्सेज के अगर संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है, समझ लो, तो जो कंडीशन होने वाली है वो बर्न है, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट ऑफ हीट सोर्सेज, ठीक है ना, हीट सोर्सेज का कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ हीट सोर्सेज, ठीक है, समझ लो, कॉन्टैक्ट ऑफ हीट सोर्सेज, ठीक है, विद स्किन एंड स्किन टिश्यूज, ठीक है, विद स्किन एंड स्किन टिश्यूज, समझ लो, किसी भी हीट सोर्सेज का कांटेक्ट हो रहा है आपकी स्किन के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, क्या करवा रहा है ये जो हीट सोर्सेज हैं ये क्या करवाने वाले हैं, डैमेज करवाने वाले हैं, डैमेज ऑफ स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है ना, डैमेज ऑफ स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है ना, स्किन की जो इंटीग्रिटी है उसको क्या करवाने वाले हैं जी, डैमेज करवाने वाले हैं, उसको क्या करवाने वाले हैं, डैमेज करवाने वाले हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जो आपका जो स्किन है उसकी इंटीग्रिटी क्या हो गई है, यहाँ पे चेंज हो गई है जैसे ही आपका हीट सोर्सेज के उसका संपर्क हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में क्या होने वाला है जी, अब देखिए यहाँ पे जो जैसे ही स्किन का इंटीग्रिटी चेंज हुआ, आपका जो कैपिलरी हैं उसका भी इंटीग्रिटी आपका चेंज होने वाला है, चेंज कैपिलरी इंटीग्रिटी, चेंज कैपिलरी इंटीग्रिटी, कैपिलरी का भी जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पे चेंज होने वाला है, ठीक है। जैसे ही आपका जो कैपिलरी है उसका इंटीग्रिटी चेंज होने वाला है, ठीक है, समझ लो, जैसे ही आपका जो कैपिलरी उसका इंटीग्रिटी चेंज होने वाला है तो यहाँ पे आपका फ्लूइड का शिफ्टिंग होने वाला है, ठीक है, फ्लूइड शिफ्टिंग फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, समझ लो। जैसे ही बर्न की कंडीशन हुई, ठीक है, कोई भी हीट सोर्सेज आपके स्किन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, और आपका स्किन की इंटीग्रिटी को चेंजेस किया, ठीक है ना, स्किन की इंटीग्रिटी आपकी चेंज हुई, साथ साथ में जो कैपिलरी है, ठीक है, जो कैपिलरी हैं उनका इंटीग्रिटी भी चेंज हुआ, ठीक है ना। जैसे ही आपकी जो कैपिलरी का इंटीग्रिटी चेंज होता है तो जो कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड है, कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, प्लाज्मा है, ठीक है, समझ लो, तो वहाँ पे जो प्लाज्मा है आपका, ठीक है, वो आपका क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, ठीक है, कहाँ से, वेस्कुलर कंपार्टमेंट से, वेसल्स से आपका कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका वो शिफ्ट हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए ये आपका वेसल्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसमें फ्लूइड है, ठीक है, प्लाज्मा है, ब्लड है आपका, और आपके जो अदर जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, ब्लड एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे इसमें है, ठीक है। जैसे ही आपका हीट सोर्सेज आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रिटी है, आपका ब्लड वेसल्स की जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसमें जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो फ्लूइड रहने वाला है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बाहर आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो कंपार्टमेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो कंपार्टमेंट है, इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसके अंदर आपका इसका फ्लूइड चला जाता है, समझ लो, फ्लूइड का शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड था वो आपका बाहर चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, ठीक है। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में गया है, ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में ये फ्लूइड जो गया है, ठीक है, अब इस फ्लूइड में वाटर है, ठीक है, समझ लो, इस फ्लूइड में जो वाटर है आपका सोडियम है, ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका कैपिलरी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, कैपिलरी से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो आपकी सेल्स हैं वहां पे जाके ये भर जाता है, ठीक है, समझ लो, जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की, ठीक है, उसमें जाकर ये फ्लूइड आपका फिल हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, फ्लूइड शिफ्टिंग फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल स्पेस। देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, वेसल्स के अंदर फ्लूइड की कमी हो गई है, ठीक है, वेसल्स के अंदर आपका क्या हो रहा है, फ्लूइड का कमी हो रहा है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो, उस सिचुएशन में आपका क्या होने वाला है कि जो टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, डिक्रीज टोटल ब्लड वॉल्यूम,
डिक्रीज टोटल ब्लड वॉल्यूम। समझ रहे हो जो कैपिलरी में जो ब्लड है, समझ रहे हो कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा है वो क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो जो कैपिलरी में जो रिमेनिंग जो ब्लड रहने वाला है उसका जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो, वो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने वाला है। ये जो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो जो हार्ट को जो मिलने वाला है, ठीक है, हार्ट को जो मिलने वाला है वो भी आपका कम देखने को मिलने वाला है। जो हार्ट को जो वॉल्यूम मिलने वाला है वो भी आपका कम देखने को मिलने वाला है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से अब जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो भी आपका कम देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब ये क्या होने वाला है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट अगर कम हो गया है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट अगर कम हो गया है, उस सिचुएशन के अंदर अब क्या होने वाला है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है, देखिए कि यहाँ पे डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। समझ रहे हो, अब जो कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से जो एक्चुअल जो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, बिकॉज जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो गया है एडिमा की वजह से। एडिमा की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी आपका क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। हम बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में हमने बात की किसी भी हीट सोर्सेज के संपर्क में आपकी स्किन या स्किन के टिश्यूज अगर आ रहे हैं, उस सिचुएशन में वो आपकी स्किन की इंटीग्रिटी को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है ना, स्किन की इंटीग्रिटी को चेंज कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में आपका जो कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरी हैं, उनका भी इंटीग्रिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका जो कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इंट्रा वेस्कुलर स्पेस से आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन में जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो आपका क्या हो जाने वाला है, डिक्रीज हो जाने वाला है। टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है वो आपका क्या हो जाने वाला है, डिक्रीज हो जाने वाला है, ठीक है। टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो साथ साथ में आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाने वाला है, ठीक है। बॉडी के बहुत सारे जो सारे ऑर्गन हैं जिनको ब्लड की सप्लाई दी जा रही है हार्ट के द्वारा, ठीक है, तो वो आपका जो कार्डियक आउटपुट है टोटल वो आपका कम हो जाने वाला है। बहुत सारे जो बॉडी के ऑर्गन हैं उनको सबको सप्लाई कम देखने को मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो आपका ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो गया है, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया है, ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया है आपका, तो आपका इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है, इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। टैकीकार्डिया उस पर्सन में देखने को मिलने वाला है फॉर द कंपनसेशन, ठीक है ना। कंपनसेट करवाने के लिए वो पर्सन क्या करेगा, उसका जो पल्स रेट है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। लेकिन वो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, बिकॉज लगातार बर्न की कंडीशन से फ्लूइड का शिफ्टिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको उसके अंदर जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई देखने को मिलने वाली है, लेकिन बाद में आपका जो पल्स प्रेशर है वो आपका डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। पल्स प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, समझ लो, पल्स प्रेशर डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। देखिए लगातार ये कंडीशन अगर ऐसी बनती रही, लगातार ये कंडीशन अगर सेम ऐसी चलती रही, ठीक है, जो पल्स प्रेशर है वो लगातार अगर कम होता रहा, ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर लगातार कम होता रहा, कार्डियक आउटपुट अगर कम होता रहा, यहाँ पे टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर कम रहा, ठीक है, फ्लूइड का लगातार शिफ्टिंग होता रहा, उस सिचुएशन में आपका जो पर्सन है वो जा सकता है किसमें, हाइपोवोलेमिक शॉक में, ठीक है, किसमें, हाइपोवोलेमिक शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक में आपका वो जो पर्सन है वो जा सकता है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी सिर्फ यही कहती है, आपकी पैथोफिजियोलॉजी यही कहती है कि किसी भी हीट सोर्सेज के कांटेक्ट में आपकी स्किन आई, स्किन के आने के कांटेक्ट के साथ साथ में डैमेज हो गई आपकी स्किन की इंटीग्रिटी, उसके बाद में आपका जो कैपिलरी है उसका इंटीग्रिटी क्या हो गया है, चेंज हो गया है, जिस सिचुएशन में आपका जो फ्लूइड है कैपिलरी के अंदर, ठीक है, वेस्कुलर स्पेस के अंदर वो फ्लूइड क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इंट्रा वेस्कुलर स्पेस से आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका वो फ्लूइड है, प्लाज्मा है, वो आपका चला गया है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है वो गया कहाँ पे है, इंटरस्टिशियल स्पेस में गया है, समझ लो, ये जो फ्लूइड है वो गया कहाँ पे है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब साइन सिम्टम्स भी देख लीजिए कि क्या क्या साइन सिम्टम्स आने वाले हैं। देखिए हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली है, ठीक है, उसके पहले हमने जो थर्ड क्लासिफिकेशन था उसका स्टडी कर लिया है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी हमने स्टडी की है, पैथोफिजियोलॉजी साथ साथ में अब हमें जो साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं हम उसका स्टडी कर लेते हैं। क्या हो रहा है, देखिए फ्लूइड का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है,
फ्लूइड का शिफ्टिंग हो रहा है, जैसे ही कैपिलरी की जो इंटीग्रिटी चेंज हो रही है उस सिचुएशन में जो कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, प्लाज्मा है कैपिलरी के अंदर, उसका शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में चला जा रहा है, ठीक है। तो जो पर्सन है उसके अंदर क्या देखने को मिलने वाला है, हाइपोवोलेमिया, ठीक है, हाइपोवोलेमिया, जो टोटल जो वॉल्यूम है, ठीक है, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। हाइपोवोलेमिया अगर कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो ये कंडीशन आगे जाकर क्या करवा रही है आपकी, हाइपोटेंशन, समझ लो, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका हाइपोटेंशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ में कंपनसेटरी मैकेनिज्म के दौरान पल्स रेट बढ़ने वाला है, ठीक है, तो टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है, टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर इस कंडीशन को अगर हमने ट्रीट नहीं किया, ठीक है ना, इस कंडीशन को अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, आपका जो पर्सन है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है, आपका जो पर्सन है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। साथ साथ में देखिए किसी भी प्रकार का अगर आपका पल्मोनरी इंजरी अगर हो रही है, बर्न के दौरान अगर किसी भी प्रकार की पल्मोनरी इंजरी हो रही है या फिर एयरवे अगर इन्वॉल्व हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर जो वो पर्सन है उसके अंदर देखने को मिलने वाला है हमें डिस्पनिया, क्या, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है ना, डिस्पनिया देखने को मिलने वाला है। और कंपनसेटरी मैकेनिज्म के दौरान आपका टैकेपनिया देखने को मिलने वाला है, ठीक है, टैकेपनिया भी आपको देखने को मिलने वाला है, समझ पा रहे हो। साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम, साइन सिम्टम्स में जो हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा वही हम अभी उसका ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर पल्मोनरी इंजरी हो रही है, वो आपका जो एयरवे अगर इन्वॉल्व हो रहा है, आपका जो चेस्ट लंग्स आपके अगर इन्वॉल्व हो गए हैं, उस सिचुएशन में आपका डिस्पनिया उस पर्सन में देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होने वाली है, ठीक है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। देखिए और उसके अलावा क्या देखने को मिलने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, जो आपका देखने को मिलने वाला है, क्या हो रहा है कि ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, समझ रहे हो ना, टोटल जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, ठीक है। तो जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको जो कार्डियक आउटपुट जो ब्लड की सप्लाई मिलने वाली है वो भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ऐसा ही होगा हमारी बॉडी में कि जो हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है, ठीक है, हमारा जो जीआई म्यूकोसा है उसको भी ब्लड की सप्लाई कम मिलने वाली है, बिकॉज जो टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम है वही कम हो गया है, समझ पा रहे हो ना, बिकॉज टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। इस सिचुएशन में आपके बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कम देखने को मिलने वाली है। जैसे ही हमारी जीआई म्यूकोसा को ब्लड की सप्लाई कम मिलने वाली है, उस सिचुएशन में जो जीआई म्यूकोसा पे जो सेल्स हैं, ठीक है ना, वो क्या होने वाली हैं, डैमेज होने वाली हैं, मरने वाली हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जीआई म्यूकोसा पे वहां पे इस्चेमिक और नेक्रोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो जो जीआई म्यूकोसा की जो वाल है, ठीक है ना, वहां पे इस्चेमिया देखने को मिलने वाला है और वहां जो वो वाल रहने वाली है वो आपकी इरोज्ड होने वाली है, ठीक है ना, छिल जाने वाली है, ठीक है। अगर ये लगातार अगर ये कंडीशन देखने को मिलती रही, लगातार ये कंडीशन अगर देखने को मिलती रही तो उस सिचुएशन के अंदर जो वहां पे इरोज्ड हो रखी जो म्यूकोसा वाल है, ठीक है ना, वहां पे आगे जाकर अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में भी तो यही हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस कंडीशन को अगर हमने ट्रीट नहीं किया है, अगर उस इरोज्ड वाल को अगर हमने सही नहीं किया है, ब्लड की सप्लाई अगर बढ़ाई नहीं हमने, ठीक है, इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया है, उस सिचुएशन के अंदर वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। और वो जो अल्सर आपका बनने वाला है वो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, ठीक है, उसका नाम है कर्लिंग अल्सर, कर्लिंग अल्सर, ठीक है ना, कर्लिंग अल्सर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको जो कर्लिंग अल्सर है वो आपको मिलने वाले हैं जीआई म्यूकोसा की वाल के ऊपर, ठीक है ना, जीआई म्यूकोसा की वाल के ऊपर, जीआई ट्रैक्ट की जो म्यूकोसा जो वाल है वहाँ पे आपको कर्लिंग अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। और उसके पीछे जो रीजन है वो ये है, टोटल कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, ब्लड की सप्लाई कम हो गई है। जैसे ही आपकी जीआई म्यूकोसा को ब्लड की सप्लाई कम मिलने वाली है, धीरे धीरे वहाँ पे इस्चेमिक कंडीशन देखने को मिलने वाली है, वहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने वाली हैं और उस सिचुएशन में वहाँ की जो लेयर है वो क्या होने वाली, इरोज हो जाने वाली है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद में वहाँ से क्या होने वाला है, वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है और वो जो अल्सर है वो कहलाने वाले हैं कर्लिंग अल्सर आपके, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक अगर चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलने वाला है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से फ्लूइड का शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ से
फ्लूइड का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। आपका जो वाटर है, ठीक है, आपका जो प्लाज्मा में जो वाटर है आपका, वो क्या हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका जो सेल है यहाँ पे, वहां पे जाकर भर गया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के साथ साथ में आपका जो सोडियम है, ठीक है ना, वाटर और सोडियम आपका साथ साथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सोडियम है वो भी आपका बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर सोडियम का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, समझ पा रहे हो। जो ब्लड के अंदर अगर सोडियम का कमी हो गया है तो आपका जो टर्मिनोलॉजी है वो कहलाने वाला हाइपोनेट्रीमिया, बिकॉज वाटर के साथ साथ में जो सोडियम है ब्लड में वो भी आपका क्या होने वाला, उसका लेवल भी आपका कम देखने को मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपका हाइपरकैलेमिया देखने को मिलने वाला है, हाइपरकैलेमिया। देखिए ये जो फ्लूइड आपका इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से जो निकला है, ठीक है ना, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से जो वाटर, जो आपका जो सोडियम, ये जो बाहर निकले हैं, ये आपके जाकर आपका जो सेल्स हैं बॉडी की, वहां पे आपका इनका स्टोरेज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये यहाँ से वेस्कुलर कंपार्टमेंट से तो निकल गए हैं, लेकिन ये जाएंगे कहाँ पे, ठीक है ना, ये जाएंगे यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स हैं उनमें जाकर इनका क्या हो जाएगा, स्टोरेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ही आपकी सेल्स के अंदर इनका स्टोरेज देखने को मिलेगा, उस सिचुएशन में ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है। यहाँ पे अगर आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा सोडियम अगर आपका सेल में आ गया है, तो सेल कुछ टाइम बाद में आपका जो सेल का जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो जाने वाला है, डैमेज हो जाने वाला है, ठीक है। सेल जैसे ही आपका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस में जो आपका पोटेशियम भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाने वाला है, यहाँ से रिलीज हो जाने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो, वो आपका रिलीज हो जाने वाला है, ठीक है। और आपका जो ब्लड है उसके अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलने वाला है, आपका जो पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ देखने को मिलने वाला है, जबकि हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है। साथ साथ में देखने को मिलने वाला है हीमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। क्या देखने को मिलने वाला है, हीमेटोक्रिट इंक्रीज हीमेटोक्रिट लेवल। देखिए हीमेटोक्रिट लेवल क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी परसेंटेज, ठीक है ना, टोटल आरबीसी परसेंटेज, ठीक है। ब्लड के अंदर टोटल आरबीसी परसेंटेज को हम हेमेटोक्रिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाने वाला है, बढ़ने वाला है। देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ब्लड में क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं आपके ये प्रेजेंट है। लेकिन बर्न वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लाज्मा क्या हो रहा है, प्लाज्मा बाहर निकल रहा है, समझ लो, प्लाज्मा इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जा रहा है, ठीक है। तो कंपेयर्ड टू प्लाज्मा, अगर कंपैरिजन करें अगर प्लाज्मा और अगर फॉर्म्ड एलिमेंट जो ब्लड में प्रेजेंट हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, अगर मैं उनका कंपैरिजन करूं, ठीक है, बर्न की कंडीशन में, तो प्लाज्मा बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जा रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर अब ब्लड के अंदर मेजोरिटी में आपका फॉर्म्ड एलिमेंट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट में जो आपका आरबीसी है, ठीक है, उसका लेवल आपका क्या होने वाला है, बढ़ा हुआ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो दीज ऑल आर साइन सिम्टम्स ऑफ इन बर्न कंडीशन, ठीक है ना। तो ये आपको सारे के सारे देखने को मिलने वाले हैं। हाइपोवोलेमिया देखने को मिलने वाला, हाइपोटेंशन देखने को मिलने वाली है, टैकीकार्डिया कंपनसेटरी मैकेनिज्म में देखने को मिलने वाला। अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया तो हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ में आपका कर्लिंग अल्सर देखने को मिलने वाला है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। उसके अलावा आपका डिस्पनिया और आपका टैकिपनिया देखने को मिलने वाला, इफ पल्मोनरी इंजरी अगर हो रही है उस पर्सन को। इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस में आपका देखने को मिलने वाला हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलने वाला, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलने वाला आपका। उसके अलावा आपका इंक्रीज हीमेटोक्रिट लेवल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से ये रहने वाला है, ठीक है, कि बॉडी के कौन सा ऑर्गन, ठीक है ना, इन बर्न कंडीशन विच ऑर्गन इन्वॉल्व मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। बॉडी का कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होने की वजह से बर्न की कंडीशन में पर्सन की सबसे ज़्यादा डेथ होती है, ठीक है, समझ रहे हो। देखिए सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना, हार्ट भी हो रहा है आपका, लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया है बर्न वाली कंडीशन में, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसके इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से सबसे ज़्यादा पर्सन की डेथ होती है, ठीक है। ये आपका ध्यान में रखना आपको। देखिए क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हुआ कार्डियक आउटपुट आपका कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से आपका लीवर को, लंग्स को, आपका जो सभी ऑर्गन हैं उनको ब्लड की सप्लाई कम मिलने वाली है, ठीक है। एक और ऑर्गन है हमारा, ठीक है ना, उसको भी आपका ब्लड की सप्लाई क्या होने वाली है, कम देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आपका जो किडनी है, आपका
आपका जो किडनी है उसको भी ब्लड की सप्लाई कम देखने को मिलने वाली है, ठीक है। 1250 जो ml आपका जो ब्लड आपको किडनी को मिलता है वो आपको किडनी को प्रॉपर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपका जो GFR है वो आपका कम हो जाने वाला है, ठीक है। उस सिचुएशन में जो किडनी का काम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ब्लड को प्योरीफाई करवाने का, ठीक है, वो आपका किडनी क्या करवा देगी, कम करवा देगी, समझ लो। GFR डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। GFR अगर डिक्रीज हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो रही है, तो ऑब्वियसली जो फिल्ट्रेट है वो भी कम बनेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो फिल्ट्रेट है वो भी आपका कम बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर्सन के अंदर ओलिगो यूरिया देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उस पर्सन के अंदर आपका ओलिगो यूरिया देखने को मिलने वाला है, लेस देन 400 ml यूरिन, कब, टोटल इन 24 हावर्स, ठीक है ना। 24 हावर्स में जो पर्सन है आपका वो अगर 400 ml यूरिन अगर पास आउट कर रहा है तो वो ओलिगोयूरिक कंडीशन में आपका पर्सन रहने वाला है। और वो सिचुएशन जो देखने को मिल रही है वो आपका GFR कम होने की वजह से देखने को मिल रही है। और GFR आपकी कम क्यों हो रही है, बिकॉज आपका टोटल कार्डियक आउटपुट है वो आपका बर्न की कंडीशन में कम हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस कंडीशन को अगर ट्रीट नहीं किए हो आप तो ये आगे जाके ओलिगोयूरिक कंडीशन एन्यूरिया में चेंजेस होने वाली है। और ये अगर एन्यूरिया अगर लगातार अगर बना हुआ है आपकी बॉडी में तो आगे जाकर ये जो कंडीशन में जो बदलने वाला है वो आपका रहने वाला है अक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। अक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, अक्यूट रीनल फेलियर। ये जो अक्यूट रीनल फेलियर जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो अक्यूट रीनल फेलियर की जो कंडीशन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बर्न पेशेंट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपकी किडनी, अगर आपका रीनल सिस्टम अगर फेल हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी किडनी अगर फेल हो रही है काम करने में, तो उस सिचुएशन में आपका पर्सन का डेथ सबसे ज़्यादा इस बर्न वाली कंडीशन में देखने को मिल रहा है। देखिए किडनी का काम क्या क्या है, सारे के सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे ब्लड में क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। यूरिया, यूरिक एसिड, आपका क्रिएटिनिन, ये सब आपका इनका लेवल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इससे आपका जो किडनी, अगर आपने किडनी को काम करना अगर किडनी ने बंद कर दिया है या कम कर दिया है, उस सिचुएशन में किडनी फेल होगी और उस सिचुएशन में आपका जो पेशेंट है उसका मोस्ट कॉमन डेथ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दीज ऑल आर साइन सिम्टम्स ऑफ बर्न, ठीक है ना। बर्न की कंडीशन में आपको ये सब आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ बर्न, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ बर्न की हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मैनेजमेंट, ठीक है ना। देखिए एज ए स्टाफ नर्स, एज ए रजिस्टर्ड नर्स, आप सबसे पहले अगर आप एक हॉस्पिटल यूनिट में आप काम कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपके हॉस्पिटल वार्ड में किसी भी प्रकार का फायर या बर्निंग कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो एक निमोनिक है आपको जो याद रखना है, ठीक है, ठीक है, जिससे आप बहुत बार इंपॉर्टेंट है, MCQ भी बहुत बार आए हुए हैं यहाँ से आपको इसके जो रिगार्ड कैसे MCQ आ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस जो DSSB के जो एग्जाम हैं उनमें बर्न के रिगार्डिंग जो भी जितने भी MCQ आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस जो टॉपिक आपको जो स्टडी करवा दी गई उन सभी के क्वेश्चन भी वहाँ पे शेयर किए गए हैं। आप जाकर हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है आपका, हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, बात कर रहे हैं कि किसी भी हेल्थ यूनिट में आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे सडन आपने फायर या बर्निंग कंडीशन वाली बर्न वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले जो आपका मोटिव रहने वाला है, ठीक है, देखिए मैं आपको जो आपके जो हीट सोर्सेज हैं पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है। हमने सबसे पहले बात की थर्मल बर्न की, ठीक है। थर्मल बर्न अगर किसी पर्सन को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के अगर फ्लेम से या फिर हॉट लिक्विड से अगर वो पर्सन अगर बर्न हो रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में जो आपका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है क्या, वो आपका रहने वाला है उस पेशेंट को अवे करना है फ्रॉम द बर्निंग सोर्सेज, ठीक है ना। जो भी आपका बर्निंग सोर्सेज है उससे उस पर्सन को आपको दूर लेकर जाना है, ठीक है। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाला है एज ए एम्बुलेटरी नर्स, ठीक है ना। या फिर आप जो भी आप फील्ड में आप जहाँ पे बर्निंग कंडीशन पे आप वहाँ पे पहुँच कर आप
देख रहे हो, ठीक है ना, आपके मेडिकल वार्ड में ये कंडीशन देखने को मिल रही है, आपके एनआईसीयू में अगर आपका बर्न वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, फायर वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस सिचुएशन में जो आपका सबसे पहले जो मेन मोटिव जो रहने वाला है, मेन नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है कि वहाँ से सडन जो आपके पर्सन हैं, आपके जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है ना, जो आपका पेशेंट है, उसको उस बर्निंग प्रोसेस से आपको अवे करना है, दूर लेके जाना है, ठीक है। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाला है इन द थर्मल बर्न, ठीक है, थर्मल बर्न में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल बर्न की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बर्न में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका नर्सिंग इंटरवेंशन देखने को मिलने वाला है, वो आपका कार्डियक मॉनिटर होने वाला है, ठीक है ना। कार्डियक मॉनिटरिंग आपको सबसे पहले करने वाले हो आप, ठीक है। उसके अलावा आपका जो केमिकल बर्न है, ठीक है ना, केमिकल बर्न में हमने बताया था कि किसी भी प्रकार का एसिड या एल्कलाइन के संपर्क में अगर कोई पर्सन अगर आ रहा है तो आपका केमिकल बर्न कहलाने वाला है। उस सिचुएशन में आपका जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आप करने वाले हो, हॉस्पिटल यूनिट में आपके पास में पर्सन आया है या फिर आप एम्बुलेटरी नर्स आप कहीं बाहर हो, तो उस सिचुएशन में आप सबसे पहले उस केमिकल बर्न को आप क्या करने वाले हो, टैप वाटर से आप उसको क्या करने वाले हो, वॉश करने वाले हो, समझ रहे हो, इरीगेट आपको करना है, उसको इरीगेशन करना है आपको, ठीक है ना। नॉर्मल टैप वाटर से कर सकते हो आप उसको, नॉर्मल सलाइन से कर सकते हो, डिस्टिल वाटर से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है जो आपको परफॉर्म करने हैं एज ए नर्स, ठीक है ना, एज ए नर्स या एज ए एम्बुलेटरी नर्स, ठीक है ना। तो ये आपका जो रेस जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या हो रहा है, रेस्क्यू ऑफ पेशेंट, ठीक है, रेस्क्यू ऑफ पेशेंट। सबसे पहले क्या करना है आपको, पेशेंट को रेस्क्यू करना है, ठीक है, पेशेंट को वहाँ से रेस्क्यू करना है, वहाँ जहाँ पे आपका आग लगी हुई है वहाँ से पेशेंट को उठाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसे आपने पेशेंट को वहाँ से हटा लिया है, ठीक है ना, अब आपको अलार्म का एक्टिवेशन करना है, ठीक है ना। वहाँ पे अलार्म लगी हुई होगी हॉस्पिटल वार्ड में, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे अलार्म का एक्टिवेशन करना है, ठीक है। साथ साथ में आपको क्या करना है, कन्फाइन द फायर, ठीक है ना, आपको जो फायर है उसको कन्फाइन करना है, कन्फाइन द फायर को आपको कन्फाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट इंटरवेंशन जो रहने वाला है वो होने वाला आपका एक्सटिंग्यूज द फायर, ठीक है ना, फायर को, आग को अब आप यहाँ पे क्या करवाने वाले हो, बुझाने वाले हो, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो। सबसे पहले जो पेशेंट है आपके, ठीक है ना, उनको आपको वहाँ से रेस्क्यू करना है फायर वाली कंडीशन से, ठीक है। उसके बाद में आपको अलार्म का एक्टिवेशन करना है, लोगों को अवेयर करना है कि यहाँ पे इस प्लेस पे आप नहीं आए, यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है। आपको कन्फाइन करना है फायर को, ठीक है ना, और उसके अलावा आपको एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है ना। अब आपको हेल्प करनी है, आपको जैसे आप उन पेशेंट्स को सबको वहाँ से रिमूव कर दिए हो तो उस आग को आपको बुझाने में उसको हेल्प करनी है, ठीक है। ये जो आपकी हेल्प है, ये जो आपका एग्जिस्टिंग है, ये आपका किस तरीके से करना है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके लिए भी एक निमोनिक है आपका पी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके लिए, ठीक है ना, PASS, ठीक है। देखिए समझ रहे हो, हॉस्पिटलों में जगह जगह एग्जिस्टिंगर लगे हुए होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटलों में जगह जगह एग्जिस्टिंगर लगे हुए होते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसको कैसे चलाना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है। आपके पास में सोर्सेज भी अवेलेबल हैं लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि हाउ कैन दैट वर्क, ठीक है ना, वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, पुल करना है, ठीक है ना, पुल द पिन, ठीक है ना, पुल द पिन, ठीक है ना, जो उसका पिन है, ठीक है, उस पिन को आपको सबसे पहले क्या करना है, पुल करना है, खींचना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करने वाले हो, उसके बाद में आप क्या करने वाले हो, एम, आपका एम जो रहने वाला है, ठीक है ना, आपका जो एम रहने वाला है वो क्या होने वाला है, टुवर्ड द फायर, ठीक है ना। आपका जो एम है वो आपका फायर की तरफ रहने वाले हो, ठीक है ना। आप ये नहीं कि आपका जो माइंड है वो और कहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले पुल द पिन करना है, पिन को खींचना है। उसके बाद में आपका जो एम है वो आपको फायर की तरफ में रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो स्क्वीज द लेवर, ठीक है ना, स्क्वीज द लेवर, ठीक है ना, उसको स्क्वीज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्वीप, ठीक है ना,
स्वीप करना है उसको चारों तरफ, जहाँ जिस जगह आपको आपका जो फायर है वो लगी हुई है उसको पकड़ के आपको उसको चारों तरफ आपका फायर की जो डायरेक्शन है उसकी तरफ आपको उसको स्वीप करते हुए आपको उसको आग को एग्जिस्टिंग करना है, बुझाना है। ठीक है, तो ये आपका निमोनिक है एग्जिस्टिंग के लिए, आग को बुझाने के लिए कि किस प्रकार आपको ये करना है। ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंगर जो लगे हुए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे आपको उसको चलाना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है।